वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। उससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूं कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। तो हमने जो है वो चैप्टर नंबर 10 जो है उसको स्टडी कर लिया है। और चैप्टर नंबर 10 जो था उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी। तो मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ जो जो हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके साथ हमने डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी। और मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो डिफरेंस है उसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, यानी डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने 3 मोड्स डिस्कस किए थे। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कंडक्शन, नंबर 2 हमने डिस्कस किया था कन्विक्शन, और साथ इनकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस की थी। और नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया था रेडिएशन। ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हमने डिस्कस किए थे। अब ये चैप्टर नंबर 10 का क्रक्स है, अगर आप मुझसे पूछें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपने पढ़ा था वाटर जो है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, तो हम वाटर को यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। जी, एक और क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम वाटर एज मॉडरेटर, कि किस तरह से हम वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह से कंडक्शन को डिस्कस किया था कि जब हम टच करते हैं किसी चीज़ को, मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ, तो जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। कन्विक्शन में जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था वो था लैंड एंड सी ब्रीज। यस, ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से। इसी तरह से रेडिएशन में हमने डिस्कस किया था कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होंगे तो हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए थे। नंबर 1 सरफेस एरिया। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कलर। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं कलर से, कि बताएं कौन सा कलर जो है वो गुड अब्जॉर्बर है, कौन सा जो है वो गुड एमिटर है। इसी तरह से नंबर 3 हमने डिस्कस किया था टेक्सचर। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 10 की जो है वो समरी शेयर कर दी है कि कहाँ से किस किस किस्म के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज हमारा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, तो आप वहाँ से वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 का जो टाइटल है दैट इज थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। यस, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाउ मैटर रिस्पॉन्ड्स टू हीट। यस, मैटर जो है वो किस तरह से हीट को रिस्पॉन्ड करता है, इसका मतलब है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मल मीन्स टू से हीट, ट्रांसफॉर्मेशन
अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में तब्दील होना, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है क्या, वो मैटर है बेसिकली, कि मैटर को जब हम हीट करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर को, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी समझाया है, इसका मतलब है कि जब हम मैटर को हीट करते हैं या वो हीट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ करती है, उसकी शेप इंक्रीज़ करती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है या शेप चेंज होती है, तो किस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो ये हमारे चैप्टर का टाइटल है आज। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या कुछ कवर करेंगे। तो शुरू में जो हम देखेंगे वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 इज हम इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के साथ ओवरलैप करेंगे, लेकिन हम बेसिकली मटेरियल की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल राइट, इसी तरह से हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, सॉलिड्स के अंदर भी देखेंगे, मतलब सॉलिड्स प्लस लिक्विड्स दोनों के अंदर हम देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट, हिडन हीट। आपने देखा ना, बॉइलिंग होती है तो वेपर्स बनते हैं, तो उस लैटेंट हीट को भी डिस्कस करेंगे। वो मेल्टिंग, जैसे आप देखते हैं आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग, उसे फ्यूजन भी कहते हैं। इसी तरह से बॉइलिंग होती है तो वेपर्स बनते हैं, वो प्रोसेस कैसे होता है, उसमें जो हीट होती है वो हिडन किस तरह से होती है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एवेपोरेशन। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है ये भी देखेंगे हम। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रेशर, प्रेशर exerted by gases। अब इसमें एक टॉपिक है जो कि फॉर्मेटिव है, वो है सुपर कंडक्टिविटी। इसको पहले ही मार्क कर लें, अगर आप बुक खोल के बैठे हुए हैं तो सुपर कंडक्टिविटी जो है ये हमारे पास एक फॉर्मेटिव टॉपिक है। यस, ये हमारे चैप्टर की समरी है। इस पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपने देख लिया कि चैप्टर का जो टाइटल है वो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है कि किस तरह से मैटर जो है वो जब उसको हीट किया जाता है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इस हीटिंग को। उसके साथ हमने देखा कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या कुछ होंगे इस चैप्टर के। आप स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, आपको पता है कितनी होती हैं। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर कि किस तरह से मैटर की स्टेट जो है वो चेंज होती है। फिर आप थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, किस तरह से जो है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है जब उनको हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करते हैं। फिर आप देखेंगे कि वेपराइजेशन, जब वेपर्स बन रहे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आप टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से जब आप कोई आइस रखते हैं रूम में तो रूम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो लैटेंट हीट कहलाती है। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। एवेपोरेशन, जैसे आप लेट से आप क्लोथ्स जो हैं वो धो के डाल देते हैं बाहर तारों के ऊपर, तो किस तरह से जो है वो उनमें से जो लिक्विड है वो वेपोरेट हो जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। और गैसेस जो हैं जब आप उसे किसी कंटेनर में बंद करते हैं तो वो किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। अब ये सुपर कंडक्टिविटी है, फॉर्मेटिव टॉपिक है। फॉर्मेटिव ये गाइडलाइंस बेसिकली फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड की हुई हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। तो फॉर्मेटिव का मतलब है कि आपने इसे पढ़ ज़रूर लेना है, लेकिन ये आपके फाइनल एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं होगी, जो कि हमारी समेटिव असेसमेंट होती है। ऑल राइट, तो ये एक समरी थी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। मुझे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन काइंडली अपने जो रियल नेम के साथ अगर आप आएँ, ये BT MP3 एंड HP, ये आपका जो प्रॉपर नेम है उसके साथ आप ज्वाइन करें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है। यस, मैटर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या होता है मैटर। अगर हम इसे डिफाइन करें
तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं anything that has mass and occupy space। हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस जो है वो होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। कहीं पे भी आप उसे प्लेस करेंगे वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। तो उस चीज़ को, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। ओके, अब मुझे नहीं पता कि मैटर जो है वो क्या है। मुझे सिर्फ अभी इतना पता है कि मैटर जो है वो उसके पास मैस होता है। अगर मैं इस मैस की बात करूं आपके साथ, तो ये जो मैस है, इस मैस का मतलब है कि उसके पास डेफिनेटली पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इतनी बात मुझे पता चल गई, ठीक है। तो अगर वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। तो ये सिर्फ दो चीज़ें मुझे इस डेफिनेशन से पता चली हैं। लेकिन फिज़िक्स में जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो आप थ्योरी का सहारा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लॉज को पढ़ते हैं, हम हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं, हम थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो किसी भी फिनोमेना की जो ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको थ्योरी प्रोवाइड करती है। थ्योरी आपको बताती है कि ये असल में चीज़ है क्या या किस तरह से वर्क करती है। तो मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। यस, ये वो थ्योरी है जो है वो मैटर को एक्सप्लेन करती है। अब यहीं से आपका एक एमसीक्यूज बन जाता है। यस, इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं, इसको समटाइम KMT भी लिखते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्सप्लेन मैटर, जैसे अगर हम इसका एमसीक्यूज बनाना चाहें, हम यहाँ बना सकते हैं कि एमसीक्यूज है which of the following theories explain matter। यस, इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो मैटर को एक्सप्लेन करती है? नंबर 1 मैं लिख देता हूं स्पेशल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। मैं लिख देता हूं इसके अलावा VBT थ्योरी, लेट्स से। इस तरह के और भी ऑप्शन बन सकते हैं। C मैं लिख देता हूं KMT थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज KMT थ्योरी। ऑलराइट, तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ओके फाइन, तो मुझे पता चल गया कि मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी थ्योरी की ज़रूरत है, और उस थ्योरी का नाम मुझे पता चल गया है कि वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ऑलराइट फाइन, यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड कर लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें ये तो पता चल गया है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ओके, हम लिख लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? यस, ये एक्सप्लेन कर रही है मैटर को। ओके, ये भी हमें पता चल गया है। और इसने मैटर को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इसने कहा कि मैटर जो है वो 3 तरह का हो सकता है अभी के लिए, ठीक है। और वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? उसने कहा कि मैटर जो है वो सॉलिड हो सकता है, ओके, वो लिक्विड हो सकता है और वो गैस हो सकती है, ठीक है।
अभी तक के लिए मुझे इतना पता चला है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, किसको एक्सप्लेन करेगी? मैटर को एक्सप्लेन करेगी। अगर मैटर को एक्सप्लेन करेगी तो उसने कहा कि मैटर की 3 टाइप्स हो सकती हैं अभी के लिए, सिर्फ होती तो ज़्यादा भी होती हैं सब वैसे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो अब इस थ्योरी ने किस बेसिस पे मैटर को कैटेगराइज किया है वो देख लेते हैं। तो इस थ्योरी ने 2 बेसिस के ऊपर, नंबर वन गैप बिटवीन पार्टिकल्स। यस, इसने क्या कहा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें गैप डिफरेंटली है, मतलब इसमें गैप कुछ और है, इसमें गैप कुछ और है, और इसमें गैप कुछ और है। ओके, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात इसने की कि गैप के अलावा इसने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, या अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हम इसे कह सकते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डिफरेंट है। ऑलराइट, इसने कहा कि एक तो इन तीनों के अंदर गैप बिटवीन द पार्टिकल्स डिफरेंट है, नंबर 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डिफरेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, और इसने कहा कि जितना गैप ज्यादा होगा दो एटम्स के दरमियान, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे पास लेट्स से कि ये 2 एटम्स हैं, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और इस एटम को बाइंड करने के लिए हमें जो है बीच में इनके बॉन्ड होता है इस तरह से। वो आयनिक हो सकता है, वो कोवलेंट हो सकता है, वो डिफरेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब ये बॉन्ड जो है ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करता है दोनों एटम्स के दरमियान। तो उसने कहा कि जितना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतना ही गैप साइज कम होगा। गैप साइज कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, अगर गैप साइज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कम। तो यहाँ से हम अपनी आसानी के लिए एक रिलेशन बना सकते हैं, वो ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स हैज़ ए इनवर्स रिलेशन विद गैप बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि मतलब कि जिन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी तो वहां पे गैप साइज जो है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ रही है तो गैप का कम होना ज़रूरी है। तो ये एक इनवर्स रिलेशन है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो मैटर को एक्सप्लेन कर रही है, और मैटर की 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और किस बेसिस के ऊपर? 2 बेसिस थी इसकी। नंबर 1 गैप बिटवीन द पार्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दोनों के दरमियान जो था वो क्या था? इनवर्स रिलेशन है। यस, इनवर्स रिलेशन है। ओके फाइन, यहाँ तक हमने समझ लिया। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट इज सॉलिड। ये सॉलिड क्या है असल में, ये लिक्विड क्या है, ये गैस क्या है। अब हम इनकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू जी बनता है, आप सबको पता है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? जी बताएं जी, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? जी कितनी होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? A1, B2, C3, D4। तो आप लोगों के लेवल पे जो स्टेट्स हैं वो 3 ही कंसीडर करेंगे हम। ऑलराइट, क्योंकि हमारी बुक में मेंशन 3 है, 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, 6 भी होती हैं। बहरहाल वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके लेवल या स्कोप से अबव है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, सो हम अब डिस्कस करने लगे हैं सॉलिड्स। व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि गैप साइज बहुत कम होता है। सॉलिड्स हैव
solids have small gap between particles। तो सॉलिड जो हैं उनमें पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, तो मैं नोट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सॉलिड जो है ऐसा मैटर की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें दो जो पार्टिकल है उनका दरमियानी जो फासला है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस, या फिर आप कह लें कि पार्टिकल्स के दरमियान का जो फासला है वो बहुत क्या होता है, कम। मतलब उनके दरमियान गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। ओके, गैप कम होगा तो इसका मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था कि गैप कम होगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं आप इसे, और इंटरमॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। जी, तो इनके दरमियान जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हैं, बहुत हाई होती हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, नंबर 3, दे हैव हाई डेंसिटी। यस, दे हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है कि डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ये रो के सिंबल से डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर पार्टिकल्स आपस में करीब करीब होंगे तो इसका मतलब है सॉलिड जो है वो कम वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर उसका वॉल्यूम कम होगा, यहाँ से देखें, अगर उसका वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब वो कितना टाइटली पैक्ड है, यानी कि उसके एटम्स के दरमियान कितनी कम स्पेसेस मौजूद हैं, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी ज़्यादा है, इससे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, उसके बाद है, just a minute, solids, okay, their particles vibrate about fixed positions। मतलब कि अगर लेट्स से मेरे पास सॉलिड के दो पार्टिकल्स हैं, या एक पार्टिकल है, लेट्स से ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है ये टू एंड फ्रो, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन जो इसकी ये दरमियान वाली, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, ये इसको लीव नहीं करता। ये जैसे ये मेरी पोजीशन है, मैं इधर मूव कर सकता हूँ, मैं वापस आके इधर मूव कर सकता हूँ, और वापस मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता हूँ। तो सॉलिड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी असल पोजीशन जो है वो नहीं छोड़ते। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चला, यस, solids cannot flow, solids cannot flow। अगर ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते तो इसका मतलब है कि ये फ्लो नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हीट करने से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। ओके, ऑन हीटिंग, या लिख लें, solids expands on heating। जी, जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो सॉलिड क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, सॉलिड जो है जब उनको हीट करते हैं तो उनका लेंथ, उनका वॉल्यूम जो है, उनका सरफेस जो है, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम उसे हीट करते हैं तो एजिटेशन जो है वो बढ़ जाती है। एजिटेशन का मतलब है जब वाइब्रेशन बढ़ती है तो ये एटम्स जो हैं कि क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो। जब टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे तो इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा, ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान में, ये थोड़ा सा वीक होगा,
और वीक होने से इनके दरमियान जो इंटर एटॉमिक या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए जब तक हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं ये एक्सपैंड ज़रूर करते हैं, ठीक है, लेकिन वापस जब आप हीट देना बंद कर देंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास सॉलिड्स। आपने देख लिया कि सॉलिड्स जो हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सॉलिड्स के जो हैं वो गैप साइज़ क्या होता है बिटवीन पार्टिकल्स, तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल होता है। इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स पोजीशंस पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड्स जो हैं जब हमने हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया सॉलिड्स को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिक्विड्स को, कि सॉलिड्स तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब हम देखते हैं कि लिक्विड्स क्या होते हैं। यस, लिक्विड्स। ओके, तो लिक्विड्स को डिफाइन कर लेते हैं। लिक्विड्स हैव intermediate gap between particles। तो इनका जो गैप होता है पार्टिकल्स का वो सॉलिड की निस्बत क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंटरमीडिएट। इसके साथ लिक्विड्स हैव intermediate attractive forces, ओके। एंड इसी तरह से हम कह सकते हैं लिक्विड्स हैव या दे हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। डेंसिटी सॉलिड की निस्बत तो कम होती है लेकिन कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट डेंसिटी। कांस्टेंट डेंसिटी का मतलब है कि लिक्विड्स जो हैं दे आर, या इसको नेक्स्ट में लिख देते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ये बात आपने याद रखनी है कि लिक्विड्स जो हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब अगर हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हम उनकी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से किस स्टेट ऑफ मैटर की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो आपने चुप करके जो है वो लिक्विड पर टिक कर देना है कि लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर गैप की बात होगी, डेंसिटी की बात होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात होगी। ओके, उसके बाद है लिक्विड्स कैन फ्लो। यस, लिक्विड्स कैन फ्लो ऑन हीटिंग, ठीक है। जब आप लिक्विड्स को जो है वो हीट करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में कन्वेक्शन में जब हम गीजर्स को पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि जब हम उस वाटर को, उस लिक्विड को हीट करते हैं तो वो खुद ब खुद राइज करता है। वो राइज कैसे करेगा, जब वो फ्लो करेगा तो राइज करेगा। तो इसलिए लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। इसी तरह से लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब हम इसे हीट करते हैं तो लिक्विड्स जो है वो एक्सपैंड भी करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपके साथ लिक्विड्स की शेयर कर दी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया है कि एमसीक्यूज यहाँ पे ये बनेगा
MCQs जो है वो यहाँ पे ये बनेगा, विच स्टेट ऑफ मैटर, लिख लें बेशक इसको, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ कांस्टेंट डेंसिटी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो नंबर ए सॉलिड, बी लिक्विड, ठीक है, सी गैस, डी प्लाज्मा। प्लाज्मा हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। ओके, सो इसका सही आंसर क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि लिक्विड जो हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज इनकम्प्रेसिबल। अगर इनकम्प्रेसिबल का लफ्ज़ भी आता है तब भी आपने लिक्विड को ही टिक करना है। ठीक है, तो लिक्विड्स भी यहाँ पे डिस्कस हो गए। आगे चलते हैं, गैसेस क्या होती हैं? ओके, व्हाट आर गैसेस? ओके, गैसेस को हम देख लेते हैं। ओके, अब अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो गैसेस हैव लार्ज गैप बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसमें जो गैप होता है वो सॉलिड्स और लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, they have weak intermolecular या अट्रैक्टिव फोर्सेस, या निग्लिजिबल भी समटाइम कहते हैं। निग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, वो वर्ड भी हम यूज करते हैं। ठीक है, they have small density, या आप कह लें स्मॉल की जगह लो, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है। दे हैव लो डेंसिटी। ओके, इसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जी, गैसेस जो हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा कोलाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ भी और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी। फाइन, ओके, इसी के साथ साथ नेक्स्ट है गैसेस कैन फ्लो। यस, गैसेस जो हैं वो भी फ्लो कर सकती हैं। यस, जिस तरह लिक्विड्स कर सकते थे, इसी तरह से गैसेस expand on heating। यस, जब हम गैसेस को एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या कर सकती हैं? हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती हैं। इसी तरह से गैसेस और लिक्विड जो हैं वो दोनों क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। लेकिन गैसेस जो हैं आर कंप्रेसिबल। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। गैसेस आर कंप्रेसिबल। फाइन, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला MCQs कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। जी, यहाँ पे देख लेते हैं हम, और 4 ही ऑप्शन हो गए इसके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शंस पहले लिख लेता हूँ। ए सॉलिड, बी लिक्विड, ओके, सी गैस, डी प्लाज्मा। जी, अगर MCQs की स्टेम जो है वो आपसे ये कह रही है कि लेट्स से कि किसकी जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी होती है। यस,
किस पे टिक लगाएंगे आप? कंपेयर करें ज़रा, अगर आप बैठे हुए हैं तो आंसर्स करें चैट बॉक्स में। हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो किसकी होती है? यस, हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो हैं उनकी डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? यस, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोएस्ट डेंसिटी, यस, फिर आप किस पे टिक लगाएंगे? फिर आप गैस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट डेंसिटी किसकी है, किस स्टेट की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है? यस, हलीमा सादिया, वेरी गुड। कांस्टेंट जो है वो लिक्विड की है। तो इस तरह से मिनाहिल नदीम राय, वेरी गुड, सही आंसर दिया आप लोगों ने। ओके, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लो, यस, इनमें से कौन कौन से जो है वो फ्लो कर सकते हैं? अब इसके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। यस, कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो फ्लो कर सकती हैं? जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन नंबर ई, लेट्स से, तो बोथ बी एंड सी। यस, वेरी गुड शॉमी, आगे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, लिक्विड एंड गैस, वेरी गुड। अच्छा, तो लिक्विड और गैस जो है वो दोनों क्या कर सकते हैं? वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बच्चा जो है वो जैसी स्टेम को पढ़ता है, साथ ही उसने देखा है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड है, उसने फटाफट टिक कर दिया और कहा सर मेरा एमसीक्यूज ठीक हो गया। नो, हमेशा सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते होते हैं। अगर कहीं पे बोथ वाला ऑप्शन आ गया, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, तो आपने बहुत केयरफुल इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम गौर करें तो लिक्विड भी है, गैस भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ बी एंड सी है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि सबसे पहले आपने स्टेम को पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ना है, फिर उसके कीवर्ड्स देखने हैं वो पूछ क्या रहा है आपसे। उसके बाद आपने चारों ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही एक ऑप्शन देखा आपने टिक लगा दिया कि मेरा ठीक हो गया। नो, आपने सारे ऑप्शंस देखने हैं और देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, उसके बाद आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ऑलराइट, तो इस तरह बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। किसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, किसकी इंटरमीडिएट है, इसी तरह से कौन सा कंप्रेसिबल है, कौन सा नॉन कंप्रेसिबल है, किसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, किसकी कम है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको फटाफट एक समरी दे देता हूँ कि हमने शुरू में क्या किया है। चैप्टर नंबर 10 को रिवाइज किया है, ठीक है, कि उसमें क्या था। चैप्टर नंबर 11 को देखा, उसका टाइटल का मतलब क्या था, उसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे और क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉर्मेटिव हैं। इसी तरह फिर हमने देखा कि मैटर क्या है, मैटर के बारे में हमने फिर मज़ीद जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि KMT यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है। इसी तरह से हमने देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें कहा कि 3 स्टेट्स होती हैं जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको हमने देखा। फिर ये वाला रिलेशन देखा, फिर देखा कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो किन पॉइंट्स की बेस के ऊपर मैटर को कैटेगराइज कर रही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉलिड्स को देखा कि सॉलिड्स में गैप साइज़ क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेम चीज़ें हमने लिक्विड्स में देखी, फिर इस तरह से हमने गैसेस में देखी। तो ये आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है वो एक्सप्लेन किया है और आपको बताया है कि किस तरह से इसमें से जो है वो MCQs को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया। ओके, आई गेस कि आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपके मैसेजेस जो है वो मुझे नज़र आते हैं, तो आप रियल टाइम भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, रायना बतूल, ठीक है, नो क्वेश्चन। आप मतलब लाइव चैट भी मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे नज़र आ रहा होता है, तो आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। ओके,
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर मज़ीद कोई क्यूरीज़ हैं आप इसको रीड लाजमी कीजिएगा। मैंने आज खोला नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि साथ साथ बुक भी हम टैली करते हैं। तो ये आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी वाले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है वो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर से जो है वो ऊपर तक जो है वो हमने क्या कर लिया है, इसको स्टडी कर लिया। तो आपने बुक से लाजमी पढ़ना है और बुक से पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाने हैं आपने इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप यूट्यूब पे जो है वो कर सकते हैं। इसमें से कोई ख़ास उम्मे हबीबा अभी न्यूमेरिकल नहीं बनता, तो जैसे जैसे जिस टॉपिक का रिलेटेड न्यूमेरिकल आता जाएगा उसको मैं साथ साथ अटैम्प्ट करता जाऊँगा ताकि आपकी जो कंसेप्ट जो है वो अच्छा बन जाए। इसमें फ़िलहाल कोई हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है और ना ही कोई रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारी बुक में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।